नमस्कार दोस्तों, काइजन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की इस सीरीज में आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करेंगे और चैप्टर नंबर 2 का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु। ठीक है, इस यूनिट में लगभग 12 टॉपिक्स हैं। ठीक है, टोटल टॉपिक्स जो नंबर है इसके 12 हैं। और ध्यान रखना, ये टॉपिक, ये चैप्टर, ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। इसके अंदर बहुत सारे आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये चैप्टर का जो हमारा नाम है, ये यूनिट नंबर 2 और इसका नाम रहेगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसी चीज को हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं? परमाणु और अणु। परमाणु हम लोग बोलते हैं एटम्स को और अणु हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो ये तो चैप्टर का नाम है। अब आप लोग लेक्चर को देखते हुए अपने सामने सिलेबस जरूर रखें, बिकॉज हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। वाइड जाएंगे, टाइम बहुत कम है, टाइम वेस्ट हो जाएगा और काम नहीं हो पाएगा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ेंगे तो एक लिमिटेड टाइम में आप लोग उतना आउटपुट निकाल पाएंगे जितने आउटपुट से हम एग्जाम निकाल पाते हैं। तो अगर बात करें यूनिट की, सबसे पहला जो इसके अंदर टॉपिक दे रखा है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए 2 मॉडल इन्होंने दे रखे हैं यहां पर जो सिलेबस के अंदर है। एक थॉमसन्स मॉडल और दूसरा रदरफोर्ड मॉडल और तीसरा है बोहर मॉडल। ठीक है, बोहर मॉडल ऑफ एटम। ये 3 मॉडल है एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। जब शुरुआत करेंगे तो आपको समझाएंगे। नेक्स्ट नंबर 2 पर जो टॉपिक है उसका नाम है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ये 2 डेफिनेशन है, एग्जाम्पल के साथ आपके सामने डिस्कस करेंगे। उसके बाद आइसोटोप, आइसोबार क्वेश्चन आ रखा है। जब क्वेश्चन कराएंगे इस यूनिट के तो आपको पता लग जाएगा। आइसोटोप, आइसोबार आ रखा है। उसके बाद टॉपिक है नेक्स्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक टॉपिक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास को फॉलो नहीं करते। तो अलग अलग तरह के लॉज हैं, कुछ कहीं पर एप्लीकेबल है, कुछ कहीं पर एप्लीकेबल है। तो देखते हैं हम लोग पढ़ने के बाद में कहां कहां पर वो एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, मतलब एटम का मास और मॉलिक्यूल का मास कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं या फिर कैसे याद रखेंगे। उसके बाद एक टॉपिक का नाम है मोल कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, वो पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद वैलेंसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद में केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स। कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं मेनली, एक कोवेलेंट कंपाउंड्स और एक आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर, फॉर्मूले और इनके जितने भी एग्जांपल्स और उनके ऊपर आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल वैसे मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन डिटेल में हम लोग इसकी यहां पढ़ेंगे क्योंकि उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं करके, वो हम लोग पढ़ेंगे। और पीरियोडिक टेबल के बाद में एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उनके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये जब यूनिट नंबर 2 के अंदर आए हुए जितने भी टॉपिक्स हैं, लगभग 10 से लेकर 12 टॉपिक्स हैं और फिर इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यूनिट की। आज इस यूनिट का लेक्चर नंबर 1 है, तो एक एक करके आप लोग लेक्चर को देखिएगा। शुरुआत करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। ठीक है, तो हमारे
चैप्टर की सबसे पहली हेडिंग जो आज की बनेगी उसका नाम होगा नंबर 1 टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर, या फिर इसे हम लोग कभी कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर ही बोल देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने से पहले, मतलब जो मॉडल्स इन्होंने गिवन है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमें यही चीजें पढ़नी है, थॉमसन मॉडल, बोहर मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये सब पढ़ने। उनके अंदर जो कुछ टॉपिक्स आएंगे, कुछ डेफिनेशन वो पढ़ेंगे। लेकिन इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले एक बार मैं आपके सामने 5, 7, 10 पॉइंट डिस्कस कर देता हूं, उन्हें आप लोग देखिएगा और फिर लेके चलते हैं हम लोग थोड़ा सा ऐसे आगे। देखिएगा, एटम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एटम, जिसे हम लोग हिंदी में परमाणु बोलते हैं, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है। जो उस टाइम के साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बात समझाई थी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल है। और ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी डाल्टन ने। जॉन डाल्टन साइंटिस्ट का नाम है, ये बात उनकी है। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट। बाद में जब ये इनका जो कॉन्सेप्ट ये फेल हुआ तो एटम के अंदर कुछ पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। मान के चलो, अगर ये एटम है, मैं एक बेसिक सा आइडिया आपको दे रहा हूं, अगर ये एटम है तो इस एटम के अंदर एक तो पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक इसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन्स, और एक इसके अंदर पाए जाते हैं न्यूट्रॉन्स। 3 टाइप के पार्टिकल्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक। अब इनकी सिचुएशन कैसे होती है ये हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक, मतलब इसके अंदर पढ़ेंगे। जो मॉडल हम लोग पढ़ेंगे ना, वहां पढ़ेंगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, प्रोटॉन की लोकेशन और न्यूट्रॉन की लोकेशन क्या क्या होती है। अभी तो बस इतना जानिएगा कि एटम के अंदर भी कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं और जिन्हें हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का भी हम लोग इन नाम देते हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम कंटेन, या फिर ये कह सकते हैं कि एटम मेड अप ऑफ some small particle like electron, proton and neutron। अब थोड़ी सी चर्चा इनके बारे में कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में। इनके बारे में मैं आपको 3-3, 4-4 पॉइंट लिखवा रहा हूं, जिससे कि अगर बाय चांस इनके ऊपर क्वेश्चन बने, क्योंकि एटॉमिक मॉडल आपके सिलेबस का पार्ट है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ सकते हैं, प्रोटॉन के बारे में पूछ सकते हैं। तो अगर मैं थोड़ी सी चर्चा इनके बारे में करूं तो क्या हम लोग इनके बारे में जानेंगे? देखिएगा,
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या जानकारी है? तो देखिएगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स को हम डिनोट करते हैं, मतलब इसका सिंबल है स्मॉल ई के ऊपर माइनस का चार्ज लगाकर, ई माइनस से डिनोट करते हैं। दूसरी बात, ये एक नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल है, मतलब ऋणात्मक कण है। हिंदी में नेगेटिव को बोलते हैं ऋणात्मक, ऋण बोलते हैं, ऋणात्मक कण है ये, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर कहीं कितना चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम्ब। इतने कूलम्ब का चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके, और एक और इंफॉर्मेशन, अगर आपसे कहीं पर पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ई, एम मतलब मास, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ये होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 केजी। केजी में इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना मास होता है, ठीक है, केजी में। ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉन के बारे में है, जो डेटा आपको याद रखना है, कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, एक साइंटिस्ट का नाम आता है स्टूडेंट, जे थॉमसन। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, ठीक है। अब ठीक ऐसे ही हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन के बारे में बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी लाइन में और ऐड कर रहा हूं। जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया, तो इलेक्ट्रॉन को शुरुआत में, स्टार्टिंग के टाइम पर इलेक्ट्रॉन को कहा गया कैथोड रेज। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब इनका प्रोडक्शन होता है तो किस साइड से होता है, कैथोड टर्मिनल की तरफ से होता है, कैथोड रेज कहा गया। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि इन स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉन वॉज कॉल्ड कैथोड रेज। ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो नोन एज, जमाना ऑब्जेक्टिव का है, आपका एग्जाम एमसीक्यू में होगा, तो क्वेश्चन की भाषा कैसी भी बना सकते हैं। बस जो जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं उन्हें थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल के बताइए कि सर यहां थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसे थोड़ा सा आप लोग सोल्व आउट कर दीजिएगा। वो हम कोशिश करेंगे पूरी 99%। वैसे तो मुझे लगता है कि अगर आपने इस तरह से चीजों को थोड़ा सा ग्रिप कर लिया तो नहीं समस्या आपको आने वाली है। बहरहाल, तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन है। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दी, सेम मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं यहां पर प्रोटॉन के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कण, नेक्स्ट जो पार्टिकल है उसका नाम आएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन्स किसे बोलते हैं? तो देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो प्रोटॉन को हम डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है डिनोटेड बाय पी। दूसरी बात, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे प्रोटॉन।
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो लिख रहा हूं यहां पर पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, बात प्रोटॉन की हो रही है। कितना चार्ज होता है इसके ऊपर, अगर कहीं पर पूछ ले। देखो भाई, कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज सेम होता है, सेम मैग्नीट्यूड। इसका क्या मतलब होता है, वैल्यू सेम होती है बट साइन अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज। तो कितना चार्ज इसके ऊपर होगा, यहां हो जाएगा प्लस के 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ये चार्ज किसके ऊपर है, ये चार्ज प्रोटॉन के ऊपर है। सेम चार्ज होता है, सेम मैग्नीट्यूड होता है, लिख रहा हूं मैं यहां पर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। दोनों के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपके। नेक्स्ट पॉइंट, मास की कर लेते हैं बात। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्स 2000 टाइम्स। ठीक है, ये तो अप्रोक्स है, बट अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखें, एग्जैक्ट वैल्यू है 1837 टाइम्स। ठीक है, ये एनसीईआरटी कह रही है, लगभग लगभग ये वैल्यू है 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का मास को आप 1 मानते हैं तो प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली 2000 है या 1837 है, इतने का फर्क है। और इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास को एटम के मास में हम लोग कंसिडर नहीं करते, नेग्लिजिबल मानते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को। ठीक है, कितना होता है, अगर बात करें कि मास कितना होता है, तो मैं यहां लिख रहा हूं MP, मतलब कहने का मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg। इतना मास प्रोटॉन का होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का बताएंगे, उसका भी लगभग लगभग इतना ही होता है जितना प्रोटॉन का, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, वो बताएंगे आपको जो बताएंगे। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी है आपके सामने इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, रही बात कि प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था, तो डिस्कवरी में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। कुछ जगह पर तो लिखा है कि प्रोटॉन को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, और कुछ जगह पर लिखा है कि प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। वैसे इसका सही आंसर तो है गोल्डस्टीन। कारण, क्योंकि जब हम रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल, तो वहां पता लगेगा कि रदरफोर्ड ने एक्चुअली प्रोटॉन डिस्कवर नहीं किया। रदरफोर्ड ने एक्चुअली जो डिस्कवर किया था वो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। और क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस को डिस्कवर करने का मतलब प्रोटॉन को डिस्कवर करना, जबकि न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन के अलावा इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मतलब
हम ये भी कह सकते हैं कि भाई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी, क्योंकि रदरफोर्ड ने ओवरऑल स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। लेकिन सही मायने में जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है, जो सही जानकारी है, वो ये है जो ऑथेंटिक बुक्स है उनमें लिखा हुआ है कि प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। तो मैं तो आपको लिखवाऊंगा जो ऑथेंटिसिटी है, ऑथेंटिक वाला काम है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपको गोल्डस्टीन आंसर नहीं दिया, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर गोल्डस्टीन आंसर नहीं दिया, रदरफोर्ड आंसर दिया है, तो फिर आप आंसर लगाएंगे रदरफोर्ड। कारण, क्योंकि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को तो डिस्कवर किया ही था, और न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं प्रोटॉन। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर गोल्डस्टीन आंसर में दिया है और रदरफोर्ड भी दिया है आंसर में, तो आपका आंसर होना चाहिए गोल्डस्टीन। बट अगर गोल्डस्टीन आंसर में नहीं दिया है, रदरफोर्ड दिया है, तो फिर रदरफोर्ड। अगर दोनों दिए हैं तो गोल्डस्टीन। ठीक है, आप मेरी बात को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसीलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं नीचे कि प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। अगर गोल्डस्टीन आंसर में ना दिया हो, तब आपको रदरफोर्ड मार्क करना है। मैं इस बात को लिख रहा हूं जिससे कि आपको आपके नोट्स में बात आ जाए। इफ गोल्डस्टीन, ये वाला नाम है, इज नॉट गिवन in answer, then correct option will be रदरफोर्ड। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपको गोल्डस्टीन नहीं गिवन है, तब आपको रदरफोर्ड मार्क करना है। ठीक, सबसे लास्ट बात जो मैंने वहां भी बताई थी कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं कैथोड रेज। पुराने टाइम में स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेज कहा गया। ऐसे ही प्रोटॉन्स को नाम दिया गया था उस टाइम पर एनोड रेज। ओके, तो आप लिख सकते हैं इन स्टार्टिंग प्रोटॉन ऑल्सो कोल्ड आपका एनोड रेज। और एनोड रेज के अलावा एक और नाम आता है कैनाल रेज। कैनाल रेज। तो ये थोड़ा सा आपको प्रोटॉन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके आराम से ये जो फैक्ट, ये पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, इन्हें नोट करते रहिएगा, और तब जाकर आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर होंगे, बात बनेगी तब जाके यहां पर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिएगा लास्ट जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम के अंदर मिलने वाला पार्टिकल है, उसका नाम है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात करेंगे हम लोग। तो न्यूट्रॉन क्या होता है उसे देखते हैं। तीसरे नंबर पर एटम के अंदर मिलने वाला पार्टिकल न्यूट्रॉन। अच्छा, न्यूट्रॉन में नाम से साउंड आ रही है,
न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, कह सकते हैं हम न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है, बिकॉज इट हैज नो चार्ज, बिकॉज इट हैज नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसका मतलब अगर चार्ज के बारे में मैं यहां पर लिखूं तो 0 आएगा, लेकिन मास तो होता है, पार्टिकल तो है ही है, तो m मतलब मास, n मतलब न्यूट्रॉन के ऊपर। तो ध्यान रखना, न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली मोर होता है किससे, प्रोटॉन के मास। एक तो ये ध्यान रखना, होता कितना है, मास होता है 1.675, बस इतना। ये न्यूट्रॉन का मास है, थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन फर्क है, ठीक। तो एक बात तो आपको मैं ये फैक्ट बता रहा हूं जो आपको याद रखना है। क्या फैक्ट है कि सबसे कम मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। उससे ज्यादा मास किसका होता है, प्रोटॉन का। और सबसे ज्यादा मास किसका होता है, न्यूट्रॉन का, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है भी कि बताइए इनमें से कौन सा कण है, पार्टिकल है, जिसका मास सबसे ज्यादा या जिसका मास सबसे कम होता है, ठीक है, याद रखना चाहिए। चार्ज 0 हो ही गया। बात अगर हम लोग करें यहां पर कि न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, एक साइंटिस्ट का नाम आता है जेम्स चैडविक, याद रखना। जेम्स चैडविक, इन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, ठीक है। न्यूट्रॉन के बारे में कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं बताई, क्योंकि देखो अगर कोई भी चीज इस दुनिया में कुछ फिनोमिना शो करती है, अट्रैक्शन, रिपल्शन, डिफ्लेक्शन, कुछ इस तरह का फिनोमिना, और उसके होने के लिए कोई ना कोई चार्ज, कोई ना कोई फोर्स उनके ऊपर होना चाहिए। अगर कोई पार्टिकल, कोई भी बॉडी, कोई भी चीज इस दुनिया में न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल मतलब बिल्कुल फ्लैट है, तो इसका मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज है उन्हें स्टडी करना डिफिकल्ट है, क्योंकि उनका कोई फिनोमिना हम देख ही नहीं सकते। तो इसीलिए न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन इतनी ही आपको याद करनी है, बहुत ज्यादा है भी नहीं है, अगर है भी तो वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक। तो मुझे लगता है कि ये लेक्चर जो हमने आज शुरुआत करी चैप्टर नंबर 2 की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटम के बारे में जो भी हमने आपको बताने की कोशिश करी, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगी। और अब हम शुरुआत करते हैं, जो मेन टॉपिक इसके अंदर में पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको जो टॉपिक की शुरुआत करनी है वो करनी है, ये हमारा, ये मान के चलिए दूसरा टॉपिक है। इसके अंदर मॉडल्स हैं 3 जो पढ़ने हैं। नंबर 1, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल।
नंबर 2, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और जो तीसरे नंबर पर जो टॉपिक हमें पढ़ना है उसका नाम है बोहर। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। ये 3 मॉडल हैं जो हमें कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में हमें यहां पर ये पढ़ने हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर को तो हम लोग स्टूडेंट कंप्लीट करेंगे यहीं पर, वरना लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक एक करके इन तीनों मॉडल्स के डायग्राम के साथ, एग्जाम्पल के साथ और कुछ फैक्ट्स के साथ में, ठीक है। तो लेक्चर कंप्लीट करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।